डियर एस्पिरेंट्स, आज समाजशास्त्र मुख्य परीक्षा हिंदी मीडियम में जिस टॉपिक को हम शुरू करने जा रहे हैं वो है सामाजिक आंदोलन। सोशल मूवमेंट्स। अब आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इस पर अनिवार्यतः संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों में अगर आप विगत 7-8 वर्षों का पेपर उठाकर देखें तो उस पर डेफिनेटली आपको प्रश्न मिलेगा। प्रश्न दो तरीके से आता है। पहला हिस्सा है कि सामाजिक आंदोलनों के आशय, उनकी विशेषताओं, इस पर क्राफ्ट करते हैं वो प्रश्न। दूसरा, जो प्रतिभागियों की विविधताएं हैं, जैसे किसानों की अगर प्रतिभागिता ज्यादा है तो किसान आंदोलन, जनजातियों की प्रतिभागिता सर्वाधिक है तो जनजातीय आंदोलन, महिलाएं अपना किसी इशू को लेकर अगर आंदोलित भी हैं और उनकी संख्या सर्वाधिक है तो महिला आंदोलन, है ना। दलित विमर्श या दलित मुद्दों से जुड़े हुए दलितों के द्वारा कोई आंदोलन शुरू किया गया है तो दलित आंदोलन। ये एक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो इस रूप में किसान आंदोलन पर या महिला आंदोलन पर या दलित आंदोलन पर या पिछड़ा आंदोलन पर सवाल इंडिपेंडेंटली बनते हैं, ठीक है। नागरिक समाज और नागरिक समाज के द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है उस पर भी सवाल बनते हैं, ठीक है। यूपीएससी में खासकर सिविल सोसाइटी मूवमेंट पर सवाल आया हुआ। तो ये सारे वो हिस्से हैं जो मोर और लेस जिस पर सवाल बनने ही बनने हैं। तो इस टॉपिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो समझा जाए, पहले हम अपने व्याख्यान को कुछ हिस्सों में बांट रहे हैं और आप बड़े ध्यान से इसको समझने का प्रयास करिएगा। सामाजिक आंदोलन किसे कहते हैं, पहले आप कुछ चीजें लिख लें, नोट कर लीजिए। टर्नर एवं किलहन। टर्नर पहला डेफिनेशन है, टर्नर एवं किलहन। सर टर्नर एवं किलहन, किलहन पहली डेफिनेशन, टर्नर एवं किलहन, ठीक है। का मत है कि सामाजिक आंदोलन वह सामूहिकता है, सामाजिक आंदोलन वह सामूहिकता है जो उस समाज ब्रैकेट में अथवा उस समूह जिसका वह अंग है, ब्रैकेट बंद, में परिवर्तन को प्रोत्साहित अथवा अवरुद्ध करने के लिए कुछ निरंतरता के साथ कार्य करती है। कार्य करती है, ठीक है।
अगले पैरा से हर्बर्ट ब्लूमर। हर्बर्ट ब्लूमर, तो ये देखिए मैं इस कॉन्सेप्ट की का आरंभ ही आपको डेफिनेशन लिखवा के कर रहा हूं। आप जानते हैं कि मेरे पढ़ाने की स्टाइल थोड़ी डिफरेंट है। पहले आप डेफिनेशन लिखिए और फिर डेफिनेशन को मैं जब तोड़ूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तो आप इस डेफिनेशन को समझ पाएंगे। पहली बात, जो पहला हिस्सा है, और ये अमूमन हर टॉपिक में मैं इस बात को कहता भी हूँ, थोड़ा सा अवधारणात्मक समझ होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट्स को समझने का प्रयास करें, रटना नहीं है आपको, ठीक है? इस पर मटेरियल की कमी नहीं। तो आपको जब तक समझ में नहीं आएगा ना कॉन्सेप्ट, तो आपके पास वर्ल्ड का बेस्ट मटेरियल हो, आप उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है? मटेरियल भी, स्टडी मटेरियल का प्रयोग भी आप तभी कर पाएंगे जब आपको मालूम हो कि इस अवधारणा का तात्पर्य क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसमें भागीदारी की विविधताएं क्या है प्रतिभागियों की, और ये अंतर जो है अलग अलग आंदोलनों का चरित्र क्या होता है। तो जब भी ये मौलिक चार बातें आपको आके जहन में रहेंगी ना, तो आप पक्का मान के चलिए कि इस पर कोई भी सवाल किसी भी तरीके का आएगा, उसको आप बड़े ही सफलतापूर्वक लिख कर आएंगे। तो हर्बर्ट ब्लूमर, दूसरा डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट। ब्लूमर का मत है कि सामाजिक आंदोलन एक प्रकार का सामूहिक उद्यम है जिसका उद्देश्य जीवन की नई व्यवस्था को स्थापित करना है। तीसरा है रुडोल्फ हिबर्ली। बड़ा इंपॉर्टेंट सब डेफिनेशंस हैं। अगर आपने इसको लिख दिया तो आप पक्का मान के चलिए कि आपको पूरे नंबर मिलने। रुडोल्फ हिबर्ली के अनुसार किसी भी सामाजिक आंदोलन की केंद्रीय कसौटी सामाजिक व्यवस्था में बुनियादी अंतर लाने की होती है। पूर्ण विराम। वस्तुतः सामाजिक आंदोलन किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक सामूहिक प्रयास है। एक सामूहिक प्रयास है। विशेषकर यह प्रयास इन्हीं सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन लाने के लिए होता है। ठीक है? चौथा इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है M.S.A. राव। M.S.A. राव ने भारतीय आंदोलनों का अमूर्तीकरण किया है। अभी मैं आपको क्लियर करूंगा इसका तात्पर्य क्या है। इनकी दृष्टि में सामाजिक आंदोलन एक सामूहिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य
विचारों, व्यवहारों, विचारों, व्यवहारों और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन लाना होता है। यह परिवर्तन किसी न किसी वैचारिकी पर आधारित होता है। ठीक है ना? तो अभी देखिए हमने ये 4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको लिखवाई। अब आइए थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है, क्या मामला है, सामाजिक आंदोलन क्या है और इसकी महत्ता क्या है। आप बहुत अच्छी तरीके से सभी लोग जानते हैं कि सभी समाज परिवर्तित होते हैं। सब सामाजिक परिवर्तन मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि परिवर्तन एक शाश्वत अवधारणा है। ऐसा विश्व में ऐसा कोई भी समाज नहीं है जो परिवर्तन की प्रक्रिया से न गुजरता। तो सभी समाज परिवर्तित होते हैं। कुछ समाज क्रांतिकारी रूप से इस अर्थ में बदल सकते हैं कि कुछ सामाजिक संस्थाओं का स्थान नई संस्थाएं ले लेती हैं। यानी कि जो वर्तमान सामाजिक संस्थाएं हैं उनमें कुछ बड़ा परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी अगर आप देखिए तो विगत 3 दशकों में भारत में संयुक्त परिवार का काफी बड़ा स्थान केंद्रीय परिवार न्यूक्लियर फैमिली ने लिया है। ठीक है, तो ये एक बड़ा परिवर्तन है। हम ये नहीं कर रहे कि यहां मेरे करने का कदापि अर्थ नहीं है कि संयुक्त परिवार खत्म हो गया। ठीक है, बट उसका स्वरूप बदला है, उसमें परिवर्तन दृष्टिगत हो रहा है। ठीक है, परिवार वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि कट ऑफ पॉइंट खाली बदलता है, संयुक्त परिवार भारत से खत्म नहीं हुआ। ठीक है, उसका खाली कट ऑफ पॉइंट चेंज। दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे पहले दास्ता पर, जैसे मार्क्स का जब ऐतिहासिक भौतिकवाद आपको बता रहे थे तो पहले दास्ता पर आधारित समाज था, फिर सामंतवाद आया तो दास्ता वाला समाज हटा, फिर पूंजीवादी समाज आया तो सामंतवादी समाज हटा। तो परिवर्तन की एक प्रक्रिया मार्क्स ने उस ऐतिहासिक भौतिकवाद में एक, आप देखिए समाज किस तरीके से रेखीय परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरा है। तो वो एक बेस्ट एग्जाम्पल आपका हो सकता है। ठीक है, अगर मैं एक एग्जाम्पल और लूं तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो किसी समाज में परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। कुछ आंतरिक फैक्टर होते हैं, आंतरिक कारक होते हैं, कुछ बाहरी कारक होते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि समाज में जब परिवर्तन होता है या आंदोलन होता है तो किसी एक शक्ति के पीछे सारा उत्तरदायित्व होता है। समाज में अनेक शक्तियां एक साथ कार्य कर रही होती हैं और उन सारी शक्तियों का प्रभाव परिवर्तन के रूप में हमारे सामने परिलक्षित होता है, सामने दिखाई देता है। इसमें से कुछ सामाजिक संस्थाएं, जैसा मैंने कहा, वो बाहरी हो सकती हैं, एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है, और कुछ इंटरनल हो सकता है। जैसे अर्थव्यवस्था अथवा उत्पादन संबंधों में होने वाले परिवर्तन के कारण होने वाला, जैसे अर्थव्यवस्था या उत्पादन संबंधों में परिवर्तन हुआ। अभी देखिए मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, करंट अफेयर जुड़ा। अभी लेबर कोड, नए 4 लेबर कोड्स आए, 54 पुराने श्रम कानूनों को चेंज किया गया और 4 लेबर कोड्स में आए। बेसिकली आप जो कोट कर सकते हैं कि ये क्या क्या परिवर्तन लाएंगे। ये सबसे पहले औद्योगिक संबंधों को परिवर्तित करेंगे, उद्योगों में सामाजिक सुरक्षा पैदा करेंगे। तो ये बड़ा परिवर्तन है। ठीक है, बड़ा परिवर्तन है। श्रमिकों के असंतोष को न्यूनतम करने का प्रयास इससे हो सकेगा। रोजगार की असुरक्षा की भावना जो है उसको कम करने का प्रयास किया गया, उन्हें सुरक्षा देने की बात कही गई। तो ये सब सारी चीजें होती हैं, वो परिवर्तन को इंगित करती है। ठीक है, तो इस प्रकार औद्योगिक संबंधों में इन नए श्रम कानूनों के आने के बाद वो परिवर्तन अपेक्षित है। ठीक है, तो इस प्रकार सामाजिक आंदोलन हम कह सकते हैं कि परिवर्तन लाने वाली
जो हमने दो शक्तियों की बात कही, बाहरी शक्ति और आंतरिक शक्ति, ठीक है। तो सामाजिक आंदोलन जो है उसका संबंध आंतरिक शक्ति से, परिवर्तन लाने वाली आंतरिक शक्ति, परिवर्तन लाने वाली आंतरिक शक्ति, ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। वैश्वीकरण आंतरिक शक्ति नहीं है, वैश्वीकरण क्या है वरुण? सर बाह्य शक्ति है। बाह्य शक्ति, ये अंतर आपको समझ में आना चाहिए। देखिए अवधारणात्मक समझ इस मैं कहता हूं, अवधारणात्मक समझ आपको अगर हो गई तो फिर आपको आपसे गलती हो ही नहीं सकती। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ना? अब एक बात ध्यान रखिए, जी सर क्लियर है। एक बात ध्यान रखिए, जो गलती आप लोग अक्सर करते हैं और वो गलती ना हो इसलिए ये वाला हिस्सा मैं बताने जा रहा हूं। अमूमन भीड़ और सामाजिक आंदोलन को एक समझ लिया जाता है, जबकि भीड़ दूसरी चीज होती है, क्राउड। भीड़ जो है वो सामाजिक आंदोलन नहीं है, ये ध्यान रखिए। जैसे सड़क पर किसी चालक ने किसी व्यक्ति को ठोकर मार दी और वहां भीड़ इकट्ठी हो गई और उसने उस वाहन चालक को पकड़ के पीटना शुरू कर दिया, तो ये अकस्मात हुआ ना, ऑल ऑफ सडन हुआ। इसमें कोई योजना नहीं थी, कोई वैचारिकी नहीं थी, कोई लीडरशिप नहीं थी। तो किसी भी आंदोलन में जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं उसमें पहली बात स्पष्ट वैचारिकी होनी चाहिए, सशक्त नेतृत्व होना चाहिए, लोगों की जन सहभागिता होनी चाहिए, एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। जब ये सारे गुण होते हैं तब किसी हम सामूहिक प्रयास को आंदोलन कहते हैं। अब उस वाहन चालक को कोई भीड़ इकट्ठा मारने लगी तो वो एक तरह का रिएक्शन है, एक तरह की तत्कालिक प्रतिक्रिया है, वो आंदोलन नहीं कहा जाए, ठीक है। क्योंकि भीड़ इस बात पर उत्तेजित हो जाती है कि ड्राइवर ने उस व्यक्ति को चोटिल कर दिया, ठीक है, या उसकी जान ले ली। तो इस तरह से यह एक तरह की सामूहिक क्रियाओं का एक प्रकार है जिसमें क्या होता है, तत्कालिक आवेग सामने आता है। तो कोई भी आवेगशील अभिव्यक्ति, तत्कालिक आवेगशील अभिव्यक्ति आंदोलन नहीं होती है, ये बहुत क्लियर आप रखिए। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो कुल मिलाकर सामाजिक आंदोलन, आप डेफिनेशंस में भी देखिए, एक सामूहिक प्रयास है। जैसे अन्ना हजारे का मूवमेंट आप देखिए, रामलीला मैदान पर चला था कि नहीं चला था दिल्ली में, और उसका परिणाम क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बन गए, हुआ कि नहीं हुआ? उसी आंदोलन से निकले हुए। जी सर। तो सामाजिक आंदोलन एक ऐसा सामूहिक प्रयास है जो कि न केवल परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है, हमेशा ध्यान रखिए, बल्कि ये परिवर्तन का बहुत बार प्रतिरोध भी करता है। तो ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि क्या हमेशा परिवर्तन लाने वाला ही रोल होता है सामाजिक आंदोलन का? नहीं, ये बहुत बार ऐसा होता है कि ये परिवर्तन का प्रतिरोध भी करता है। तो ये दोनों ही स्थितियों में मूवमेंट्स जो है दोनों ही तरह की भूमिकाओं को करते हुए देखे जा सकते हैं, ठीक है। दूसरी जो बात ध्यान में रखने वाली है वो ये कि क्योंकि चूंकि सभी सामाजिक आंदोलन वर्तमान स्थितियों को बदलने का प्रयास नहीं करते। जैसे उदाहरण आपको मैं दूं, अगर 19वीं शताब्दी में अगर आप देखिए तो सती जो प्रथा थी वो एक सामाजिक कुरीति थी, सामाजिक प्रथा थी, और उसको समाप्त करने का सामूहिक प्रयास चल रहा था और उसका विरोध हो रहा था। मजेदार बात यह भी है, परंपरागत समाज में सती प्रथा बनी रहे इसका प्रयास हो रहा था, ठीक है। तो देखिए जब मीटिंग एंड होगी तो आप लोग दूसरे वाले लिंक से जुड़ जाइएगा, ठीक है। ठीक है सर। तो राजा राम मोहन राय ने क्या किया, सती प्रथा के विरुद्ध सक्रिय अभियान छेड़ा और 19वीं शताब्दी में सती प्रथा के विरुद्ध जो है वो कानून आया, ठीक है।
तो सती प्रथा के विरुद्ध जो कानून आया वो समाज सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज के द्वारा चलाया गया, उसका परिणाम था। ठीक है, अब समझने का प्रयास करते हैं कि सामाजिक आंदोलन बेसिकली किस किस रूप में दृष्टिगत होते हैं, उनकी विविधताएं क्या है। ठीक है, आइए समझा जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सामाजिक आंदोलन शब्द सामूहिक सामाजिक राजनीतिक अवधारणाओं में बड़ी व्यापक विविधता को संदर्भित करता है, और यह विभिन्नता क्रांतियों, धार्मिक संप्रदायों, राजनीतिक संगठनों या एकल बिंदु प्रचारों या उपनिवेश विरोधी संघर्षों तथा कथित विदेशियों के प्रवेश के विरुद्ध संघर्ष जितनी भिन्न हो सकती है, इतनी भिन्नता होती है। तो कुल मिलाकर सामाजिक पहचान की प्राप्ति और एक समूह अथवा वर्ग विशेष के वंचित लोगों के अधिकारों, अस्तित्वमान हितों की प्राप्ति के लिए सामूहिक स्वयं संगठनों का रूप ही सामाजिक आंदोलन कहलाता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। ये यहां तक मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गया होगा कि सामाजिक आंदोलन क्या है। ठीक है, और घनश्याम शाह एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, उनका स्पष्ट मत है कि 4 बातें होनी चाहिए जब तभी कोई सामूहिक प्रयास जो है वो सामाजिक आंदोलन कहलाता है। पहला है उद्देश्य, नोट कर लीजिए, पहला है उद्देश्य, दूसरा है विचारधारा, तीसरा है नेतृत्व। ठीक है, उद्देश्य, विचारधारा, नेतृत्व और चौथा है संगठन। ये 4 चीजें होंगी तभी कोई प्रयास, सामूहिक प्रयास जो है वो आंदोलन कहलाएगा। आप लोग दूसरे